सबसे पहले 10, 30, 20 नंबर आगे पीछे दे देता हूँ। 60, सॉरी 600, 60, 50, 40, 45, 69, इधर हो गया 69। अब मैंने एक रेंज दे दी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप रेंज इस तरीके से दे दो या फिर इस तरीके से रेंज लिख लो, मर्जी है आपकी जिस तरीके से आपको लिखना है। सही है, दोनों तरीके से काम हम, चलो एक यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट बना लेते हैं। 20, 40, 60, 50। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ मैक्सिमम का फॉर्मूला, हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे लगा रहा हूँ मिनिमम का फॉर्मूला, और यहाँ पे लगा रहा हूँ एवरेज, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए क्या बोला था मैंने, सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला रूल क्या था, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया। अब जो यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना, वो है MAX, सिर्फ MAX लिखोगे आप, ठीक है। मैंने MAX लिखा, आ गया मैक्स। अब क्या प्रेस करूंगा, टैब प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से रेंज इसकी यहाँ से यूं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये पूरी इस रेंज में आके देखेगा कौन सा नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैं मार दूंगा एंटर। मैक्सिमम वैल्यू आई है, देखो, ठीक है। तो अगर MAX मैक्सिमम वैल्यू था इक्वल टू, अब मिन का क्या फॉर्मूला हो सकता है, MIN मिन हो गया, MIN टैब प्रेस। और इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे यूं रेंज सिलेक्ट करी थी। अगर मैं ये वाली रेंज लेना है तो आप यूं सिलेक्ट कर लो, मर्जी है आपकी। हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकते हो, वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूले में दोनों तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपने रेंज कैसे बनाई है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अभी ये वाली रो का करूँ, ये वाली रो का करूँ, जो सिलेक्ट हुई भी है। अच्छा ये वाली, चलें ठीक है, इसकी कर ली। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करा मैंने एंड में और एंटर मारा। मिनिमम वैल्यू 10 थी। अगर अब मैं इसके अंदर जाकर एडिट भी करूंगा ना, अब जैसे मिनिमम वैल्यू मैंने 5 कर दी, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, हो गया 5। तो आप फॉर्मूला लगाओगे ना, खुद ब खुद वैल्यू पिक करता रहता है रेंज में से। अब आप रेंज में जाके वैल्यू चेंज करो। अगर आपने कोई जो मिनिमम वैल्यू 10 आ रही थी उससे भी छोटी मिनिमम वैल्यू डाल दी, तो खुद ब खुद पिक कर लेगा। इसने कर लिया। अब मैं इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू 90 आ रही है, अगर किसी बॉक्स में 100 कर दूं तो क्या होगा, 100 पिक कर लेगा ये। अब करके देखो, ठीक है, 100 पिक कर लिया इसने। एवरेज का क्या था, अभी एवरेज आपको समझा दिया था, एवरेज किस तरीके से निकलती है। मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एवरेज लिखी हुई आ जाएगी। एवरेज का आ गया ये रहा, टैब प्रेस करें और आप रेंज बता दें इसको, ठीक है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर मार दें। आ रही है 53.45455, ठीक है। अब मुझे को डेसिमल प्लेसेस जो थे इसको रिमूव करना है, कैसे करूंगा, डेसिमल प्लेसेस पॉइंट्स वाली वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, कैसे करूंगा, कैसे जाऊंगा, अब डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने, डेसिमल इधर लास्ट में खामोश हो जाओ अभी। डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने का क्या तरीका था, राइट क्लिक करूंगा, बॉक्स के ऊपर पहले सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कहाँ पे जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद, नंबर में आने के बाद यहाँ से डेसिमल प्लेसेस 0 कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए डेसिमल प्लेसेस हट गए, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है पहले मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्मूले में या एवरेज, जी किसको, डेसिमल प्लेसेस जो रिमूव करें, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसमें मुझे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए या तो राउंड फिगर हो जाए। राउंड फिगर का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था क्या था, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ या तो राउंड फिगर होके वैल्यू का आंसर आना है तो राउंड फिगर होकर आ जाए, नहीं तो पॉइंट्स वाले नंबर हट जाए, ठीक है। तो राइट क्लिक करके पहले मुझे तो ये बताओ राउंड फिगर होगा या नहीं होगा, मुझे देख के बताओ राउंड फिगर होगा या नहीं होगा, सब बताओ ना, एक दो से थोड़ी पूछा है। 53 ही होगा, क्यों, क्योंकि 0.4 है, 5 से छोटा है।
5 से अगर 4 बड़ा होता ना तो वो प्लस करता। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखोगे 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? अभी 5 से छोटी है बड़ी है? इधर 4 छोटा है तो वो प्लस नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 53.6 और आगे भले कुछ भी लिखा हो, आप सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, प्लस इसने इसलिए नहीं करेगा। लेकिन अगर 6 लिखा हुआ होता तो +1 कर देता उसमें, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नंबर। नंबर में आने के बाद डेसिमल प्लेसेस हटाने के लिए आप 2 रिमूव करोगे और यहाँ पे कर दोगे 0। 0 करने के बाद ओके करोगे तो यहाँ से आपके डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल है? अब अच्छा, अब थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जब आ रहा हूँ इन चीजों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा ये है क्या, ठीक है। फॉर्मेट सेल में सबसे पहले है जर्नल। जर्नल में इस तरीके से कुछ काम नहीं हुआ हुआ, आप नंबर्स में आते हैं। नंबर्स में आने के बाद यहाँ से तो डेसिमल प्लेसेस आपने कर लिए 0, ठीक है। अब अगर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है बोर्ड पे, देखो सब 1000 लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1000 में क्या होता है, यहाँ पे कॉमा आ रहा होता है। अगर आपको इस तरीके से आपने कोई वैल्यू लिखी हो उसके बीच में इस तरीके से कॉमा रखना है, यानी इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आए वो करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर वैल्यू लिख लेते हैं। मैंने 1000 कर ली, ठीक है। अभी देख लें कॉमा कोई नहीं आया है, सिंपल लिखा हुआ है 1000। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट, राइट क्लिक करके जाऊंगा फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद नंबर, नंबर में आने के बाद ये लिखा हुआ यूज 1000 सेपरेटर्स, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको नीचे डेसिमल प्लेसेस से ऊपर, ये देख लेना यहाँ पर आ रहा है डेसिमल प्लेसेस से नीचे यूज 1000 सेपरेटर्स लिखा हुआ आ रहा है। बस इसके ऊपर आपको टिक लगाना है और यहाँ से ओके करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये आ गई है। या अब ये क्या करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू भी लगा देगा थोड़ी सी साथ साथ। अब ये पॉइंट वाली वैल्यू कैसे रिमूव करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आऊंगा, यहाँ पे नंबर में देखो क्या हुआ हुआ है, तो आप इसको 0 कर दो तो कॉमा लगा हुआ आ जाएगा और 0 हट गए। यानी अब 1 के बाद कॉमा आ गया, फिर 1000 बन गया और 1 के बाद कॉमा आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? फिर क्या, अब आप इसको ड्रैग करोगे ना, अब देखो अगर मैंने वैल्यू नीचे सब लिखी हुई है 2000, 3000, ठीक है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ओ सॉरी, अच्छा वो करना था ना, मेरे को पहले नहीं लिखना था ये। उसने प्लस प्लस करा, भी 10 प्लस नहीं करा ना, वो तो मैं करते हैं। अभी इसने क्या करा, 1000 001 1000 002 +1 ही करता है। तो अब इसने क्या करा, अगर आप कह रहे हैं सर हम खुद भी तो लगा सकते हैं, तो आपको फिर दूसरे तीसरे बॉक्स में अगर लगाना है तो वहां पे भी खुद लगाना पड़ेगा फॉर्मेट कॉमा वाला, तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा वो भी। तो फिर ये मसला आपको बार बार करना पड़ेगा, इसीलिए फॉर्मेट में जाकर एक मरतबा लगा दो, उसको ड्रैग करोगे तो कॉमा वाला फॉर्मेट खुद ब खुद उठता हुआ आ जाएगा नीचे, सही है। वापस आते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आते हैं। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आप ये देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग के लिए पहले एक वैल्यू या कोई नंबर वगैरह लिख लेते हैं, 25 जो भी लिखा है, 1000 लाख वगैरह कुछ भी है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे समझे मैंने यहाँ पे प्राइस दी है, क्या दी है, प्राइस। अब ये जो प्राइस आ रही है ना, ये आ रही है डॉलर के साइन में। किस में आ रही है, हमेशा डॉलर के साइन में आती है। अब आप चाहते हो यार इस प्राइस से पहले ना रुपीज लिखा हुआ आ जाए, डॉलर अभी डॉलर शो नहीं कर रहा, आप जाके लगाओगे डॉलर शो भी करेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ आ जाए, RS लिखा हुआ आ जाए, जो पाकिस्तानी करेंसी है, ठीक है, तो वो कैसे होगा। अब ये कन्वर्ट नहीं करेगा, बस आपको लगा के दे देगा। देखो बताता हूँ कैसे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, करेंसी। करेंसी क्या सिलेक्ट हुई हुई है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे PKR सर्च कर लें, P दबा दें, थोड़ा सा देखेंगे आप PKR नीचे लिखा हुआ आ गया PKR। यहाँ से आप एंटर करें और यहाँ पर ओके कर दें, तो PKR लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। रुपीज देख लीजिएगा, रुपीज भी आ रहा होगा,
ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे पहले प्राइस से पहले क्या लिखा हुआ आ गया, ठीक है लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसकी विड्थ ऐसे कम करूँ ना तो ये हैश हैश बने हुए आ रहे होते हैं। अच्छा एक चीज ये भी बता रहा हूँ, ये हैश हैश जो बने हुए आ रहे हैं ना इस तरीके से बॉक्स के अंदर, ये जो बने हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स में जो वैल्यू आई है ना वो बढ़ी है और आपके जो कॉलम की विड्थ हुई है ना वो छोटी हुई है। तो ये कोई एरर नहीं है, आपका काम सही है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। देखें वो हट गया। तो ये विड्थ अगर कम हो जाती है और आपकी वैल्यू बड़ी होती है ना तो इस तरीके से हैश हैश बना के दे देता है। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल है? अगर इसी तरीके से आपको कोई दूसरी करेंसी लगानी है तो आप वहां पे आकर वापस करेंसी में आके आप चेंज कर सकते हो। सही है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आता हूँ, अकाउंटिंग, ये भी हाँ, यहाँ से भी पीकेआर वगैरह सर्च कर लेना। ये और करेंसी का काम एक ही है, डेट। अगर आप अपना कोई डेट का फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इस बॉक्स में डेट का फॉर्मेट लग जाए, तो राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में आने के बाद डेट पर आएंगे, डेट में यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इसके बीच में कैसे कैसे लिखा हुआ है, किसी में 03 है, किसी में 04 है, किसी में 3/4 है, किसी में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से आप अपना फॉर्मेट रखना चाहते हैं वहां से सिलेक्ट करें और ओके कर दें। यहाँ पर फिर अच्छा पहले आपको टाइमिंग लिखनी पड़ेगी, डेट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डेट आज क्या है, 1/8/2022। मैंने क्या डाले, स्लैश डाले। मैं चाह रहा हूँ वो डैश बने हुए आ जाए, ऐसा आएंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आने के बाद डेट, अब देखें डैश वाला कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है जिसमें ईयर भी बता रहा है। तो अब आप यहाँ से ओके करें, देखें 8 जनवरी 2022 खुद ब खुद हो गया। मैंने कुछ और तरीके से लिखा था, इसने कुछ और। चलो वापस बताता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लिख लिया कि पहला महीना 8 तारीख 2022। अभी इस फॉर्मेट को देखना, ये इस तरीके से बन जाएगा जब मैं लगाऊंगा। ठीक है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा डेट में और कोई भी एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लो। इससे नीचे भी फॉर्मेट बने हुए, अगर आपको वो चाहिए आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मर्जी आपको जिस तरीके से सिलेक्ट करना है करो। मैंने ये वाला कर लिया, ओके करा तो देखो इसने खुद ब खुद चेंज कर दी। ऊपर मैंने अलग फॉर्मेट लगाया था, नीचे अलग फॉर्मेट लगाया, तो इसने खुद ब खुद उठा के मेरे को फॉर्मेट ला दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? इसी तरीके से टाइम का भी काम होगा। टाइम भी आप इंसर्ट करके कोई फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेट लगा सकते हैं कि इस तरीके से हमारा टाइम आए। टाइम का आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा जब चेक इन चेक आउट वाली शीट बनाएंगे, तो उसमें आपको टाइम का और अच्छे तरीके से समझ आएगा। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज यहाँ से लगा रहा था मैं, तो यहाँ से भी लग सकती है परसेंटेज। ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते हो। अभी इसको इनफ करते हैं, इसको और बाकी जो इसके फंक्शन रहेगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले जीएसटी का आपको चीज बता देता हूँ। जीएसटी होती क्या है, जनरल सेल्स टैक्स। आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर जीएसटी लगी हुई होती है, सबने देखा है ना, प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगी होती है भाई। जीएसटी लगी हुई कैसे होती है, जनरल सेल्स टैक्स। यानी अगर आपको कोई एक चीज 12 रुपए की पड़ रही है तो वो फिर आप टैक्स के साथ उसको 16 या 17 रुपए की पड़ रही होती है, तो वो टैक्स भी आप पे कर रहे होते हो। अब वो प्रोडक्ट पे जीएसटी निकलती कैसे, वो भी तो पता होना चाहिए। जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, तो आओ पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी अमाउंट लिखते हैं विदाउट जीएसटी, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी सबसे पहले प्रोडक्ट्स की, उसकी प्राइस की, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इस कॉलम में इसकी जीएसटी मालूम कर रहा हूँ कि जीएसटी कितनी बन रही है इसकी। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ भी लिख दें जो आपको लिखनी है। मैंने केबल, हैंड फ्री, चार्जर, मोबाइल। जो चीजें आपको लिखनी है ना वो लिख लो प्रोडक्ट में समझाने के लिए। ठीक है, अब केबल में इसके प्राइस बता देते हैं 600, 500, चार्जर है 700, ये है 10,000, लैपटॉप है 25,
1000 और मार्कर है 450 का, ठीक है। अभी ये चीज मेरे पास आई है, लेकिन ये चीज है विदाउट जीएसटी, यानी इसकी एक्चुअल प्राइस ये है, इसके ऊपर टैक्स अभी नहीं लगा हुआ। इसकी एक्चुअल प्राइस ये है, इसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लगा हुआ। अब मुझे इसके ऊपर टैक्स लगाना है, कैसे लगाता हूँ? तो फॉर्मूले के जरिए ही होगा, ठीक है। इक्वल टू जीएसटी निकालने के लिए फॉर्मूला देख लो, प्राइस के ऊपर क्लिक करोगे पहले, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना परसेंट आप टैक्स लगाना चाह रहे हो, कितने परसेंट लगाना चाह रहे हो? 5%। तो सिर्फ आप यहाँ पे 5 लिख दोगे, सही है। एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई कराओगे जितने परसेंट टैक्स आप निकालना चाह रहे हो उससे, और उसको डिवाइड कर दोगे 100 से, ठीक है। एंटर मारूंगा, 30 मेरे को केबल के ऊपर ना, अगर मुझे 5% टैक्स देना है केबल के ऊपर, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे जीएसटी के? 30 रुपए। तो अब यानी मेरा जी, अब मुझे ये बताओ ना जी, अब मेरे को अगर मैं केबल खरीदूंगा, उसकी एक्चुअल प्राइस 600 रुपए थी, और मुझे बोला जीएसटी आपको 30 रुपए पे करना है, तो मुझे टोटल कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 630 पे करने पड़ेंगे। तो जीएसटी निकालने का क्या तरीका था? इक्वल टू प्राइस को सिलेक्ट करोगे, प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे कितना परसेंट आप टैक्स काटना चाह रहे हो। अब 5% है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 50 है, जितना भी आप लिख सकते हो, लेकिन परसेंट का साइन नहीं लगाइएगा, और डिवाइड कर दोगे उससे 100 से। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो अभी सब पे 5% कटेगा, देखिएगा, ठीक है। सब पे 5% आया है। अब हर रो में अलग अलग परसेंट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे इसमें 3% करना है, तो देखो मैंने खाली बॉक्स पे क्लिक करा है, इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ था यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मुझे 3% काटना था, कहाँ पे क्लिक करूंगा? 5 को मिटा के बस 3 कर दूंगा, ठीक है। तो 5 को मिटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं 3, और यहाँ पे बाहर क्लिक करके एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे देखें 3% टैक्स कटा है, सही है जी। तो केबल पे तो मैंने 5% काटा है ना, केबल पे मैंने 5% काटा है, और मैंने हैंड फ्री पर आके 3% टैक्स काटा है, तो इसीलिए केबल पे फर्क नहीं पड़ा था। अब चार्जर का 5% रहने देते हैं, मोबाइल का थोड़ा काट लेते हैं ज्यादा, मोबाइल पे मैं कर देता हूँ 25 मिसाल के तौर पे, ठीक है। 25 करा और मैंने मार दिया एंटर, तो देखें 2500 रुपये मुझे ऊपर देने पड़ेंगे टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि कैसे जीएसटी निकलना है? कोई पूछो, कोई तरीका तो पूछो, कुछ चीज पूछनी है तो पूछो, कुछ चीज पूछनी है फॉर्मूले की? नहीं। अब भाई मुझे नेट अमाउंट पता चलनी है, नेट अमाउंट निकालनी है कि मुझे अगर केबल लेनी है और उसके ऊपर जीएसटी भी देना है, तो केबल 600 रुपए की है, जीएसटी 30 रुपीज का है, 30 रुपीज जीएसटी देनी है, तो टोटल बिल मेरा कितना बनेगा? केबल का बताओ, सिर्फ केबल का टोटल बिल कितना बनेगा? कैसे बना? 600 को 30 में माइनस करा, डिवाइड करा, प्लस करा या मल्टीप्लाई करा? प्लस करा है, तो इक्वल टू बॉक्स प्लस बॉक्स आ गया 630, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करते हो तो सारे के सारे ऊपर फॉर्मूला खुद ही लगता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आप टैक्स काटना चाह रहे हो, डिवाइड करना है 100 से जी। कोई सवाल? कोई सवाल? अब यहाँ पे मैं शीट 2 पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पाइवोट चार्ट एंड पाइवोट टेबल वाला ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल की मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि मेरी क्लास है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट हैं, सही है। मैंने असाइनमेंट 1 दिया, तो उन 5 बच्चों के मार्क्स बता दूंगा कि इन्होंने इतने उठाए। असाइनमेंट 2 में इन बच्चों ने इस सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स उठाए। अभी मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी नेम की, उसके बाद असाइनमेंट 1 यानी ASS1 लिखा है, इसका मतलब है असाइनमेंट 1, और यहाँ लिख दिया ASS2, ठीक है। नेम लिख लेता हूँ मैं ABCD, और यहाँ पे मैंने कर लिया E,
अब इनको असाइनमेंट 1 में मार्क्स दे देते हैं 19, 17, 18, 15 और 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ 30, 29, 26, 26 हो गया, 22 और 24। अब मुझे ये बताओ बिना टेबल को देखे असाइनमेंट 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स किसने उठाए? आप बिना टेबल को देखे बता सकते हो? बिना टेबल को देखे असाइनमेंट 1 में किसने ज्यादा मार्क्स उठाए? नहीं बता सकते ना। असाइनमेंट 2 में नहीं बता सकते। अभी तो छोटी सी रेंज बनी हुई है, अगर बहुत बड़ी रेंज होगी फिर भी नहीं बता सकते। आप भले टेबल को भी देख लो फिर भी नहीं बता सकते सबसे ज्यादा मार्क्स किसने करे। अगर मेरे पास 100 रोज का डेटा है तो कैसे एक एक को करके देखोगे? बहुत टाइम लगेगा। तो पाइवोट चार्ट इसलिए यूज होता है ताकि आपको आराम से चार्ट के जरिए पता चल जाए कि किसने कितना ज्यादा मार्क्स करा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेबल हाईलाइट करेंगे, पाइवोट चार्ट और पाइवोट ग्राफ देख लें डिफरेंस क्या है। इंसर्ट में आएंगे सबसे पहले, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज आप यही सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए अगर आपके पूरे टेबल के इर्द गिर्द लाइनें चलने लग जाए तो समझ जाए आपने रेंज सही सिलेक्ट करी हुई है, ठीक है। और यहाँ से आप कर दें ओके। यहाँ पर मुझे एक नई शीट पे ले जाइए, देखें शीट 3 पे खुल गया, एक नई शीट पे पाइवोट टेबल बन गया। पाइवोट टेबल का क्या चीज है देखें, यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा माउस है यहीं पर टेबल के नाम लिखे हुए आने जो मैंने हेडिंग के तौर पे दी थी। नेम असाइनमेंट 1, मैंने नेम पे क्लिक करा, सारे नाम वही उठकर आए जो मैंने लिखे थे। असाइनमेंट 1 पे क्लिक करा, क्या हुआ? ए ने असाइनमेंट 1 में 19 उठाए, बी ने 17 उठाए, सी ने 18 उठाए, डी ने 15 उठाए, ई ने 20 उठाए। अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि इन 5 बच्चों ने ये मार्क्स उठाए और इनके अगर आप 5 को प्लस कर दोगे मार्क्स को, इसका आंसर क्या बनेगा? इसी तरीके से असाइनमेंट 2 पे भी टिक लगा दो, ठीक है। अब सेकंड वाले का क्या बना? तो ये है पाइवोट टेबल जिसमें आपको ग्रैंड टोटल वगैरह सब पता चल जाता है, अलग अलग नंबर भी पता चलते हैं किसने कितने उठाए, और टोटल भी आपको पता चल जाता है कि टोटल कितने मार्क्स आपने उनको आपको पता चला है, यानी 5 बच्चों ने टोटल कितने नंबर उठाए। तो ये चीज क्लियर है। पाइवोट टेबल इंसर्ट कैसे करना है, सिर्फ क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वापस बना लें हम लोग। मैंने रेंज सिलेक्ट करी हुई है पूरी, अपना टेबल सिलेक्ट करा हुआ है, ये देखें हाईलाइट कर लें पूरा टेबल, सही है। इंसर्ट में आए, पाइवोट टेबल में जाएं। अब मिसाल के तौर पे मुझे असाइनमेंट 2 वाला कॉलम नहीं चाहिए, असाइनमेंट 1 का देखना है सिर्फ। तो आप ये जो रेंज आ रही है ना ये वाली, आप इसको बैक स्पेस मार के इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें हाफ सिलेक्ट हुआ है, लाइनें चल रही हैं, जो लाइनें चल रही हैं वो इनके बीच में चल रही हैं, तो यानी मेरे को 2 बॉक्स सिलेक्ट हुए हैं और एक नहीं हुआ हुआ। लेकिन अब मैं इसको हटा देता हूँ, वही पुराना वाला कर लेते हैं जो हमारा काम हुआ हुआ था। ये बाय डिफॉल्ट खुद ही सिलेक्ट होगा, आपको वैसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से बस आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा अभी मेरे सामने शीट 1 खुली हुई है और पाइवोट चार्ट वाली शीट खुली हुई है। शीट 3 का नामो निशान है अभी कोई? जैसे ही मैं ओके करूंगा शीट 4 आ जाएगी, क्योंकि शीट 3 पहले बन चुकी थी, तो शीट 4 आ गई। अब आप यहाँ पे क्लिक करें नेम पे, असाइनमेंट 1 पे, असाइनमेंट 2 पे, तो ये देखें सारे ग्रैंड टोटल पता चलते हुए आ रहे हैं। तो पाइवोट टेबल क्या कर रहा है काम आपका? पाइवोट टेबल क्या काम कर रहा है? बना हुआ था। तो आप इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, ये वाला सी ऑल चार्ट्स का, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी चार्ट्स बने हुए हैं लेकिन डिटेल्स में यहाँ पे बने हुए, तो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइकन पे क्लिक करेंगे आप, आइकन पे क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ये देखें, सही है। अब ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, ये वो वाले चार्ट्स हैं, और ये ऑल चार्ट्स हैं अलग अलग तरीके के। अभी मैं कोई एक इंसर्ट करके दिखाऊं ओके का, और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं। अब मुझे आपको पहले बताऊं भाई, जो ए है ना उसको कलर मिल रहा है लाइट ब्लू। ए का कलर क्या है? देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। और बी का कलर क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज। और सी का कलर ग्रे, डी का कलर, और ई का कलर
तो अब मुझे असाइनमेंट 1 में बताओ किसका ग्राफ सबसे ऊपर है, किस, वो बताओ ना, नाम से बताओ, नाम से बताओ। तो अब ग्राफ से देखें कितना आसान हो गया, खाली मैंने टेबल के बाद सिलेक्ट करने के बाद ग्राफ बनाया, मुझे डायरेक्ट बार से पता चल गया कि इसने सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए। और इसी तरीके से असाइनमेंट 2 में किसके, तो विद इन अ सेकेंड पता चला आपको। अगर आपके पास बहुत बड़ा टेबल होता तब भी आप ग्राफ लगाते, आपको आसानी से फौरन पता चल जाता। तो ग्राफ आसानी से पता बता रहा है आपको कि किसके ज्यादा मार्क्स हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही डेटाबेस टेबल के अंदर। आप डायरेक्ट टेबल चार्ट पे जाके देखें, आपको पता चल जाएगा जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है ना, वो चीज उसने सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए। अब मैं यहाँ पे आगे चेंजेस भी करूंगा ना मार्क्स को, तो देखिएगा यहाँ पर भी अपडेट खुद ब खुद होता रहेगा। देखें ये वाला ऑरेंज वाला काम हो गया। अगर मैं किसी, जैसे अभी असाइनमेंट 1 में ई के मार्क्स सबसे ज्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, तो अब देखिएगा ए के मार्क्स सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ए के मार्क्स सबसे ज्यादा हो गए, तो पाइवोट चार्ट का काम समझ में आया। पाइवोट चार्ट क्यों यूज होता है, पाइवोट टेबल क्यों यूज होता है। अच्छा, बाकी किसी का आप में से कोई सवाल के पाइवोट चार्ट क्यों यूज होता है, पाइवोट टेबल क्यों यूज होता है। जी 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 और दूसरे भी ग्राफ है ना, वो आप उसके भी उठा सकते हैं। वो और ग्राफ यूज करूंगा वो बताता हूँ। अभी तो इसमें ग्राफ में जो पता चल रहा है कि असाइनमेंट 1 में जो स्टूडेंट नंबर ए था उसने सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए। असाइनमेंट 2 में सबसे ज्यादा ग्राफ किसका है, ए का ही है। तो असाइनमेंट 2 में उसने भी सबसे ज्यादा ए नहीं उठाए। तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है, पाइवोट टेबल से क्या पता चल रहा है, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इंसर्ट कैसे करना है वापस एक बार बता रहा हूँ स्टेप। आप पहले इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और पाइवोट टेबल इंटर कर देंगे। ठीक है, पाइवोट टेबल इंटर करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, आप वहां पर ओके के बटन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरीके से पूरा टेबल बना हुआ आ जाएगा। आप यहाँ से टिक लगाते रहिएगा, आपको सारी चीजें खुद ब खुद आती रहेंगी। सही है। उसके बाद पाइवोट चार्ट इंटर करने के लिए आपको वापस कहाँ पर आना पड़ेगा, जहां पर आपका टेबल बना हुआ है। तो आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको छोटा सा बना हुआ, आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे चार्ट्स बने हुए। अब आपको जोन सा मर्जी अपना चार्ट्स लगाना है, जिस तरीके से आप डिजाइनिंग रखना चाहते हो आप वो वाला ग्राफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको जौन सा सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला लगाना है, तो वो वाला चार्ट लगा हुआ था, ये वाला भी आ गया यहाँ पर। अब इसमें सिर्फ ये असाइनमेंट 1 के उठा के लेकर आया है, तो नहीं बल्कि इसमें उठा के लेकर आया है सारे के सारे असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 इसने साथ मिला दिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है किसका लग रहा है भरा हुआ कॉलम, और उसके बाद भाई ग्रे का लग रहा है, हाइट और विड्थ में ग्रे का बड़ा है ना, देखें। और उसके बाद डी, डी का है, डी का है ना, डी का। भाई चलो ना यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 और 22 37, 37 यानी डी के कितने हो गए 37 पॉइंट, और ई के कितने हो गए 15 और 24, हाँ 39 50 के। ई का बड़ा है, ई का थोड़ा बड़ा होगा, डी का ये रहा, एफ बी का ये रहा। अब इस टेबल में क्या हुआ, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों मार्क्स प्लस होकर आ रहे हैं इस पाइवोट चार्ट में। तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये कैसे वैल्यू आ रही है, तो इसको नहीं लगाएं आप, इसको वैसे समझ आ रहा है। इसमें असाइनमेंट 1 के अलग दिख रहे हैं, असाइनमेंट 2 के अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ग्राफ्स होंगे जो क्या करेंगे, साथ वैल्यू मिला देंगे। ठीक है, और फिर आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसे बहुत से ग्राफ यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका अलग अलग बताते हैं कि असाइनमेंट 1 में ये हुआ, कैटेगरी 1 में ये हुआ, कैटेगरी 2 में ये हुआ, मिसाल के तौर पे। तो यहाँ तक अब पाइवोट चार्ट का काम समझ आया या नहीं आया। अपडेट करना और डिलीट करने में क्या फर्क है देख, अच्छा चलो उससे पहले एक चीज और पे दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैंने चार्ट लगाया है, अभी यहाँ पे टैब देख लो कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है,
चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन से दो न्यू टैब आ रहे हैं, और डिजाइन और फॉर्मेट का आ रहा है। ये चीज हमने वर्ड में भी देखी थी, एक चीज इंसर्ट करते थे तो फॉरेन टैब दूसरा आ जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज कलर का आता है यहाँ पर। चेंज कलर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है कलरफुल और मोनोक्रोमेटिक। अब इसका डिफरेंस क्या है, दोनों को ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं कलरफुल लूंगा ना, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास 6 बार हैं, लाइन वाइज मुझे कलर बताते रहना। पहले मैं 6 बार बना लूं कलरफुल में, एक बार ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चलो एक फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो सबसे पहला कलर कलरफुल में कौन सा आ रहा है, ये वाला देखें, सबसे ऊपर वाली लाइन में, ये वाली लाइन में बता रहा हूँ क्या आ रहा है, ब्लू हो गया इसका। उसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद ग्रे, ग्रे के बाद येलो, डार्क ब्लू यानी डीबी, और ठीक है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, और अब मोनोक्रोमेटिक क्या है, इसमें ये है अगर आपके पास 6 बार्स या 6 से ज्यादा बार्स होंगे तो हर बार को क्या हो रहा है, अलग अलग कलर मिल रहा है या सेम मिल रहा है सबको, अलग अलग मिल रहा है। तो कलरफुल में आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, उसमें देखें बार में हमेशा अलग अलग कलर ही आ रहा है, यानी सेम तो नहीं हो रहा, कोई सेम होता हुआ दिख रहा है आपको कोई। जबकि मोनोक्रोमेटिक में आता हूं अगर मैं, तो सबसे पहले अगर मैं ब्लू पिक करता हूं ना, तो इसको क्या होगा, ब्लू मिलेगा। इधर देखें बोर्ड पे, ब्लू मिला इसको, फिर इसको मिला लाइट ब्लू, फिर इसको मिला उससे भी ज्यादा लाइट, फिर इसको मिला इससे भी ज्यादा लाइट, फिर इसको मिला इससे भी ज्यादा लाइट, इसको मिला इससे भी ज्यादा लाइट। तो कलरफुल और मोनोक्रोमेटिक में आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि कलरफुल में आपको जो बार के कलर मिल रहे हैं अलग अलग मिल रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक में क्या हो रहा है, एक ही कलर चल रहा है, वो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, यही काम हो रहा है। देखो मैंने मोनोक्रोमेटिक पे लिखा हुआ है ब्लू वाला, यही काम हो रहा है, डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये भी यही काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में यहाँ करा ये हो गया, यहाँ करा, यहाँ पे ये देखें यही कलर चल रहा है, यहाँ करा, यहाँ पे भी यही कलर चल रहा है। यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग कलर आ गए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी अलग अलग कलर आ रहे हैं, यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे भी सबके अलग अलग कलर आ रहे हैं, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे भी अलग अलग कलर आ रहे हैं। तो कलरफुल और मोनोक्रोमेटिक में अभी तक कोई कंफ्यूजन, क्या चीज है कलरफुल और, अब ये आप अपने बार का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कलरफुल लगाना है आपको या मोनोक्रोमेटिक लगाना है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो लगाना चाहते हैं आप लगा लें। उसके बाद ये चीज होती है चार्ट स्टाइल। स्टाइल क्या हो सकता है भाई, आप इसका कौन सा डिजाइन रखना चाहते हो, कौन सा स्टाइल रखना चाहते हो। तो देखो एक एक पे मैं माउस लेके जाऊंगा, आप सिर्फ पाइवोट चार्ट पे नजर रखिएगा, देखिए चेंज होता जाएगा। पहला हमारा डिफॉल्ट ऐसा था, सेकंड पर आया क्या हुआ, साथ साथ वैल्यू भी लिखी हुई आ गई। इस पर आया तो इसमें क्या हुआ, लाइनें बनी हुई आ गई हमारी बार के अंदर थोड़ी थोड़ी। उस पर आया तो बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज हुआ, ये भी चेंज हो गया। अब मैं माउस लेता हुआ जा रहा हूँ, आपको नीचे डिफरेंस दिख रहा होगा सबका, ये देखें दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है डिफरेंस, कि आप स्टाइल वगैरह में कर सकते हैं। अब एक चीज होती है अपडेट, एक चीज होती है डिलीट। मैं चाहता हूं इसी चार्ट के अंदर असाइनमेंट 3 के मार्क्स भी ऐड हो जाए, सही है। एक कॉलम बना लेते हैं असाइनमेंट 3 का, पहले ASS3, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं 25, 26, 28, 30, 32। अब मैं चाहता हूं अभी यहाँ पे कितने टेबल के मार्क्स आ रहे हैं, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट, लेकिन मैंने असाइनमेंट 3 बाद में दिया है, तो असाइनमेंट 3 का भी मैं चाह रहा हूँ इसी में अपडेट हो जाए। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, इसी को एडिट करना, और डिलीट का क्या मतलब होता है कि इसको डिलीट करके दोबारा इंसर्ट करूंगा। तो अब देखो डिफरेंस इसका ये है, अगर मैंने इस चार्ट को डिलीट करके दूसरा चार्ट इंटर करा ना, तो उसके अंदर ये कॉलम खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से रेंज सिलेक्ट करी, इंसर्ट में आया, यहाँ पर आइकन पे क्लिक करा, और कोई भी एक चार्ट अभी मिसाल के तौर पे समझाने के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। मैं
ये वाला ले लेता हूँ, ओके कर दिया। अच्छा इसमें असाइनमेंट 1 नहीं आया, इंसर्ट, इसमें क्या हुआ, असाइनमेंट 3 भी खुद ब खुद ऐड हो गया। अब इसमें क्या हुआ, असाइनमेंट 1 के मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं, असाइनमेंट 1 किससे डोनेट हुआ हुआ है, बी से, ब्लू से डोनेट हुआ हुआ है, और असाइनमेंट 2 के बाहर क्या है, और असाइनमेंट 3 के, अब यहाँ पर ए के मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे बी के, यहाँ पे सी के, यहाँ पे डी के, यहाँ पर ई के। तो अब ब्लू वाला ग्राफ सबसे ज्यादा किसका है, ऑरेंज वाला और ग्रे वाला। अब ये तो काम आसान हो गया ना, कि मैंने डायरेक्ट जाके टेबल ऐड करा और उसी को जाके डायरेक्ट पाइवोट चार्ट दोबारा लगा लिया, तो ये तो इंसर्ट हो गई ना वापस। मैं कह रहा हूँ अपडेट क्या चीज होती है, अपडेट का मतलब है कि आप इस ग्राफ के अंदर रहते रहते असाइनमेंट 3 का कॉलम भी ऐड कर दें, ये चीज अपडेट होती है। तो आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं सिलेक्ट डेटा लिखा हुआ, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, किसके लिए, अपडेट करने के लिए अपने पाइवोट चार्ट को। तो अभी देखो मेरी रेंज पीछे चलनी शुरू हुई है, कहाँ तक सिलेक्ट हुआ हुआ है, टेबल को देखो। तो मैंने को क्या करना है, तो आप इस तरीके से ये रेंज हटाएं, बैक स्पेस मार के, सारी रिमूव हो गई। अब आप यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलेक्ट कर लें। अब हमारा रेंज सही सिलेक्ट हो गया, ओके करें। असाइनमेंट 3 भी देखो इसी के अंदर एडिट हो गया। तो अपडेट और डिलीट में फर्क पता चला, कि अपडेट करूंगा तो इसी में करूंगा, लेकिन अगर मुझे वापस इंसर्ट करना है तो वो फिर आपको वापस इंसर्ट करा है तो आपको वो तो अलग ही चीज हो जाएगी, कि आप पूरा टेबल वापस बना के उसको चार्ट को डिलीट करके दूसरा बनाओ, इसी को अपडेट करना है आपको। आप पूछो क्या बोल रहे थे आप, कंट्रोल Z कर देते हैं। अभी यहाँ पर कितने आ रहे हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी मर्तबा ग्राफ ऐड नहीं करूँ, इसी ग्राफ में असाइनमेंट 3 का कॉलम भी आ जाए, ठीक है। तो असाइनमेंट 3 के कॉलम में आने के लिए आप यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए कौन सा टैब खुल गया, यहाँ पर आएंगे सिलेक्ट डेटा में, सिलेक्ट डेटा में आने के बाद ये रेंज देखे मेरी सही सिलेक्ट हुई हुई है। तो असाइनमेंट 3 का भी करना है, तो आप बैक स्पेस मारे ताकि आपकी सारी रेंज खत्म हो जाए। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज सिलेक्ट कर लें, सही है, अब रेंज सही सिलेक्ट हुई हुई है। अब आप ओके करेंगे, सिर्फ ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट 3 खुद ब खुद उठकर आएगी। तो यहाँ तक कोई सवाल है, अब यहाँ तक कोई सवाल है। अब मुझे किसी एक स्टूडेंट का डेटा हाइड करना है, कैसे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ डी वाले स्टूडेंट का डेटा किस में आ रहा है, येलो कलर के बॉर्डर बने हुए, डी वाला वही शो कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ डी वाला बॉर्डर हटिए, येलो वाला बॉर्डर हटिए, यानी डी वाले स्टूडेंट का मेरे को मार्क्स दिखे ही नहीं। तो कैसे करूंगा ये, सिलेक्ट डेटा में आऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डी, डी के ऊपर चेक आया हुआ है, चेक हटा दो बस, ओके करो, गायब हो गया येलो वाला। तो अगर आपको किसी एक स्टूडेंट का डेटा हाइड भी करना है ना, तो क्या करोगे, सिलेक्ट डेटा में आओगे, यहाँ पर हाइड आया हुआ था, वो चेक लगा हुआ था, आप चेक के ऊपर वापस टिक लगाओगे तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, ओके करते हैं, वापस आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल पहले पूछो, कोई सवाल है तो। अभी आप लोग काम करो, थोड़ा सा ये काम करो, उसके बाद होम के टैब में ये चीज रह गई है फॉर्मेट एज अ टेबल, और ये थोड़ी सी आगे की चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले ये काम कर लो ताकि फिर आगे का आपको बाद में बताऊं। तो अपने पास काम रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने बॉक्स सिलेक्ट करा हुआ है, रैप टेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा रैप टेक्स्ट और इसका एक ही है, इस तरीके से आपने वर्टिकल टेक्स्ट करा था, वर्टिकल टेक्स्ट लगाया था ऐसे ऑफ वाला, ऐसे लगाया था ना असाइनमेंट में, ऑफ को जो करा था वर्टिकल टेक्स्ट ही करा था ना। तो ये वही काम है सारा, इसका तो काम आप लोगों ने देखा था, मर्ज एंड सेंटर भी समझ में आ गया था। अब जो डॉलर का साइन ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये करेंसी के लिए करा था अभी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यानी यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से अलग अलग करेंसी आ रही होंगी, कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखनी दिखा रहा है, आपको और देखनी है तो आप फिर इस बॉक्स में आइए, सही है। तो ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जा रहे थे, अगर आप यहाँ से खोलना चाहते हो बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करके मोर पे आके आप यहाँ से ये वाला बॉक्स ओपन कर सकते हैं, ये वही वाला खुल रहा है,
जैसे फॉर्मेट सेल वाला खुल रहा है ये कर सकते हो। इसके बाद ये सारी चीजें वही है फॉर्मेट सेल में जो मैंने भी बता दी, बस इसके छोटे छोटे आइकन बने हुए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन में और ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू हम लोगों ने देखा था। टेक्स्ट दैट कंटेन भी देखा था, ये दो चीजें रह गई हैं, ठीक है। उसके बाद है टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। ये मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स, यानी मैं कह रहा हूँ कि जिसके 10 कह लें या 5 कह लें, फिर इसको हम चेंज भी कर देंगे। जिसके 10 5 ऊपर के मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा 5 मार्क्स जिसके ना, उनका कलर जो मैं बता रहा हूँ वो बैकग्राउंड कर देगा। देखें टॉप 10 आइटम में गया, यहाँ पे कितने नंबर बोल रहा है, लेकिन अभी मेरे पास डेटा कितना है, तो मैं भी इसको 4 कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जिनके सबसे ज्यादा 4 जो टॉप पर आ रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स है 4 जो आ रहे हैं, आप उनका कलर कर दो ग्रीन। इसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे, इसके मार्क्स थे, इसके मार्क्स थे, इन्होंने चारों का कर दिया बैकग्राउंड कलर। तो क्यों चारों का क्यों करा, क्योंकि मैंने 4 का इसको बोला था। अगर आप 10 का करना है तो आप कैसे करोगे, वो आपके पास ज्यादा डेटा होना चाहिए। मेरे पास 8 डेटा था, समझाने के लिए मैंने इसलिए करा। इसी तरीके से टॉप 10 परसेंटेज आ रहा है, टॉप बॉटम रूल में आया टॉप 10 परसेंटेज। परसेंटेज देख के बताओ कौन से कॉलम में लग सकता है, परसेंटेज वाले कॉलम में लगेगा। तो यहाँ से मैं परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 परसेंटेज। अब जरूरी नहीं है 10 ही रखोगे, चेंज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। मैंने 4 कर लिया, मैंने बोला जिनकी 4 टॉप है ना, आप उनको ग्रीन कर दो। यहाँ पर 1 का हुआ है, मसला दे रहा है, इसका क्या मसला आ रहा है, नहीं इसका एक मसला ये आ रहा है, इसने मैंने 4 सिलेक्ट करा था ना, इसने 1 का दिया है। चलो उसका मसला भी देखते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं फॉर्मेट को। क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ से आके, और यहाँ पे आके मैं परसेंटेज लगा लेता हूँ ताकि ये सही हो जाए। परसेंटेज वाला भी बताता हूँ मैं आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वापस आया टॉप बॉटम रूल्स में। अब बॉटम 10 आइटम्स का मतलब क्या हुआ, टॉप 10 आइटम्स तो हम लोगों ने ओपन मार्क्स में देख लिए ना, इसमें देख लिए ना। अब जो टॉप बॉटम 4 है उनका कलर भी कर सकते हो आप, यानी भाई मैंने बता दिया जिनके 4 हाईएस्ट मार्क्स है ना, उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन। और जिनके कम है उनका क्या हो जाए, अब जरूरी नहीं है 4 ही करोगे, आप 2 का भी कर सकते हो, 2 का येलो कर दो, 2 का ग्रीन कर दो, 2 का कर दो, आप अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट बनाना। तो आप राइट क्लिक, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप बॉटम रूल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बॉटम 10 आइटम में से हटाएं, और यहाँ से आप 10 हटा के करते हैं 4, और उनका रेडी रहते हैं, ओके करेंगे। जिनके 4 सबसे ज्यादा मार्क्स थे उनका कलर क्या हो गया, और जिनके 4 मार्क्स सबसे ऊपर थे और जिनके 4 सबसे कम थे उनका क्या हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने मार्कशीट बनाई क्योंकि उसके अंदर आपको इस तरीके से काम करना है तो आप कर सकते हैं। परसेंटेज वाला भी छोड़वा रहा हूँ, परसेंटेज वाला बता दूंगा। अब एवरेज, एवरेज हमारी लिखनी नहीं है, लेकिन एवरेज क्या होगी, अगर जैसे अब एवरेज जिसकी ज्यादा एवरेज होगी ना तो उसकी इस तरीके से आ जाएगी, यानी आप वो सिलेक्ट करोगे कि अगर 4 बंदों की एवरेज ज्यादा है तो उनका कलर ये हो जाए, 4 बंदों की बिलो एवरेज है तो उनका कलर ये हो जाए। सेम ऐसी काम होगा जैसे मैंने काम करा। उसके बाद आ जाते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या चीज होती है देखें। अच्छा मैं डेटा बार्स आप लोगों को इस चीज में लगा के दिखाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डेटा बार्स में गया, यहाँ पे फिल होते हुए दिख रहे हैं आपको। तो अगर मैंने ये लगा दिया तो इसका मतलब ये है बॉक्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर मेरे लिखी हुई है वैल्यू 50, ठीक है। वैल्यू क्या है 50। अभी जो बार बन रहा है ना ये इनकम्प्लीट बन रहा है, यानी हाफ बन रहा है, तो हाफ का मतलब क्या है, इसमें 50 वैल्यू है। अगर 100 होती ना वैल्यू तो ये बार इसके अंदर पूरा बन जाता जी, उतना बन जाता है। तो अगर ये सब फिल करनी है आपको तो ये कर लीजिएगा, लेकिन ये बार हमेशा याद रखिएगा उसका वर्क करेगा जिसका नंबर लिखते हैं। अल्फाबेट में चल जाएगा लेकिन आपको वहां पे काम होता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ फॉर्मेट के तौर पे दिखेगा, सही है।
जिसपे नंबर्स लिखे हुए उस पर काम होता हुआ भी दिखेगा आपको। वापस राइट क्लिक उसके ऊपर चले जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर साइज के। अच्छा कलर पीछे चेंज होता हुआ दिख रहा है, बाहर का कलर भी चेंज कर रहे हैं और साथ साथ हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो आप और स्टाइलिंग रखना चाहते हो इसके ऊपर तो यहाँ से आके रख सकते हो। ये देखो ठीक है, एक बॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से 3 कलर रखे हैं, 2 कलर तो वैसे लगे और एक बाहर का कलर चेंज हो गया। अब वापस आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स देखें ये वाले। तो आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स आपको लगा देंगे आपके उसके साथ। तो अभी मैं ये 2 चीजें हटा देता हूँ, आइकन्स आपको दिखाता हूँ या फिर आइकन्स इस पे दिखा देते हैं। आइकन्स चले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू आइकन्स, कोई भी एक आइकन्स लगा लें। तो जो हाई है ना, यानी देखो सबसे पहली वाली वैल्यू कौन सी है, 180, 190, 181, 180 और 170, ये हाई है। तो इसके ऊपर अप का साइन इसने खुद ब खुद लगाया है कि ये हाई जा रही है। और जो लो है, लो सबसे ज्यादा क्या है, 95, 96 और 110, वो सबसे ज्यादा लो है। तो इसने सबसे ज्यादा नीचे वाला ग्राफ बना दिया। 155 इज एन एवरेज। भाई देखो एवरेज का मतलब ये होता है हाईएस्ट वैल्यू, जिसके ऊपर ये आइकन बना हुआ है उसकी क्या क्या वैल्यू है, जिसके ऊपर ये आइकन बना हुआ है, देखिए बताओ। 170, 180, 181, 190, ठीक है, यानी ये टॉप है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद इसके साथ ऐसा लगा हुआ, उसका आंसर बताओ। 110, 150, 96, 95, और किसी के साथ ऐसा बना हुआ है 155। तो अब इसके साथ टॉप का आने का मतलब ये है, ये वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो ये हाईएस्ट की तरफ जा रही है, ये चीज सबसे नीचे जा रही है तो ये लोवेस्ट हो गया। हाईएस्ट लोवेस्ट तो समझ में आ गया, ये बीच वाली कैसे निकली, कैसे निकली, इसने कैसा आइकन दे दिया, इसी पे दिया। तो देखो 155 वैल्यू इसके ज्यादा करीब है या फिर इसके ज्यादा करीब है, ऊपर वाले के ज्यादा करीब है तो इसलिए इसके ऊपर एवरेज आया। ठीक है, अगर ये इसके ज्यादा करीब होगी ना तो ये इसको लोवेस्ट में शामिल कर देते हैं, यानी इसके साथ भी ये वाला आइकन आ रहा है। ठीक है, मैं भी ऐसे मिसाल के तौर पे 155 की वैल्यू को चेंज कर दूं। अच्छा सम निकला, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो हमें थोड़ा देख के यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कर दिया 5, आ गया नीचे की साइड पे 125। अब किससे ज्यादा करीब हो गया, इससे ज्यादा करीब हो गया, उससे ज्यादा करीब हो गया। ऊपर वाले से नहीं हुआ, नीचे वाले से हुआ है करीब, तो इसलिए इसने उसको उसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से अगर और फॉर्मेटिंग वगैरह, बार्स वगैरह, आइकन्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और आइकन्स भी है, सारों का काम इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, बस आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे वो आइकन सेट करके दे देगा। उसके बाद है फॉर्मेट एज अ टेबल, ये क्या चीज है, इसके लिए आप पूरा अपना टेबल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई सा भी एक फॉर्मेट उठा के लिया है, जो सा आपको डिजाइन चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, ये मुझसे रेंज पूछ रहे हैं, मेरी रेंज सही सिलेक्ट हुई हुई है, यानी इस पूरे पे फॉर्मेट लग जाएगा। ओके करें, क्या हुआ, फॉर्मेट लगा फॉर्मेट। यस सर। अब ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इस तरीके से जो हेडिंग लिखी हुई है, इनके साथ ये आइकन क्या बना हुआ आ रहा है, ये आइकन बताओ क्या चीज होती है। अगर आप चाहते हो सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा देखना, यानी मैं चाह रहा हूँ जिसकी स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट 1216852, सिर्फ उसका डेटा देखो, बाकी सबका हाइड हो जाए, कैसे कर सकता हूँ, कैसे सर्च सकता हूँ, स्टूडेंट आईडी के ऊपर सर्च करके देखो, मैंने बोला ना स्टूडेंट आईडी का, यहाँ पे कौन सी देखना चाह रहा हूँ, ये वाली का देखना चाह रहा हूँ, 52 वाली का देखे मैंने, जिसका बॉक्स पे क्लिक करा है। तो यहाँ आइकन पे क्लिक करूंगा, सबके ऊपर चेक लगा हुआ आ रहा है, आप सबके ऊपर से चेक हटा दो सिलेक्ट ऑल करके, और 52 वाली पे टिक लगा दो, ओके करो, सिर्फ एक का डेटा आ गया मेरे सामने, बाकी सबका हाइड हो गया। अच्छा हाइड हुआ है, वो डिलीट नहीं हुआ, हाइड और डिलीट अलग चीज है। डिलीट करोगे
पूरा डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर दिखेगा नहीं। हाइड होगा वो आप बाद में उसको वापस अनहाइड कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी सबके ऊपर चेक लगा दूंगा एक ही साथ, तो सबका डेटा आ जाएगा। आ गया सबका डेटा। टोटल में आता हूँ, नहीं चलो ऑक्टेन मार्क्स में आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसके मार्क्स 180 के ऊपर है ना, या 180 भी है, उसका डेटा दिखे, बाकी सबका हाइड हो जाए। ऑक्टेन मार्क्स में आता हूँ तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटाता हूँ, 180, 181, 190, यहाँ से चेक लगा लो। यानी मैं देखना चाहता हूँ इनके नाम क्या क्या है। 181 जिसने स्कोर करा है उसका नाम अभी आपको पता चल रहा है बिना टेबल को देखे। देखो 190 जिसने स्कोर करा उसका नाम आपको पता चल रहा है, 181 जिसने स्कोर करा उसका नाम पता चल रहा है। तो आप यहाँ से सिर्फ टिक लगाओ, ओके करो। यहाँ पर आपके पास समराइज करके दे देगा सिर्फ 3 का डेटा, बाकी सबका हाइड कर देगा और आपको उसका नाम आसानी से पता चल जाएगा कि उसने क्या करा है। तो ये चीज क्लियर हुई है क्या चीज? ये है क्या चीज? ये क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ मार्कशीट के ऊपर लगेगी। आप कोई सा भी टेबल बनाना चाह रहे हो, कोई सा भी डिजाइन चाह रहे हो, जो से आपने मार्कशीट बनाया, टेंडर शीट बनाई है, चेक इन चेकआउट वाली बनाई है, असाइनमेंट वाली शीट बनाई है, सैलरी शीट बनाई है, जो बनाई है आप सबके ऊपर फॉर्मेट लगा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिलेक्ट ऑल करते हैं, ओके करते हैं। देखिए सीरियल नंबर के बाद नहीं, सबके बाद आइकन बना हुआ आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, पूरा डेटाबेस अपना यानी पूरा टेबल इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। मेरा थोड़ा ज्यादा सिलेक्ट हो गया। आप पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे तो चलो यहाँ से कॉपी करके वापस एक पे लगा देता हूँ, उस पे तो लग गया ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी देखें इस पे हेडर नहीं लगा हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, पूरा हाईलाइट करा, फॉर्मेट एज टेबल में आया, कोई सा भी एक टेबल कौन सा आपके कलर का आप दिल चाह रहा है कि आप ये वाले कलर का रखना चाहते हो, आपको रख लो। मैं रख लेता हूँ ये वाला ब्लू वाला। यहाँ से मेरी रेंज को बता पूछ रहा है, सही सिलेक्ट हुई भी है, सही हुई भी है, ओके करें। आइकन खुद ब खुद लगे हुए आ जाएंगे आपके पास, आइकन लगे हुए आ गए खुद ब खुद। अब ये आइकन्स तो क्या काम कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मुझे ना ये वाले आइकन्स रिमूव करने, सिर्फ फॉर्मेट रखना है। आइकन्स बुरे लग रहे हैं, अभी बुरे लग रहे हैं मेरी टेबल पे। अब मुझे खाली फॉर्मेट रखना है, आइकन्स रिमूव करना है, तो ये कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ है, आपको होम टैब में वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर, लिखा हुआ आ रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, फिल्टर आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा आइकन, हट गए सारे आइकन। पूरा टेबल सिलेक्ट करो, होम के टैब में आओ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद एक्सपैंड करो, फिल्टर आ रहा होगा, फिल्टर पे क्लिक करें, आइकन हट गए। अब आपको आइकन वापस चाहिए, आप पूरा सिलेक्ट करो। अब कहाँ पे जाऊंगा, वहीं पे जाऊंगा जहां से फिल्टर हटाए थे ना, वहीं पे जाके फिल्टर वापस लगा लूंगा। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा, फिल्टर में आया, आ गया आइकन्स। तो ये आइकन्स जब आपको यूज करने हो ना, तब आप जाके लगा लो। जब आपका यूज खत्म हो जाए, आप पूरी चीज अपनी सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर आके सॉर्ट एंड फिल्टर में आके फिल्टर से इसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो पहले पूछा नहीं है? नहीं है कोई? अच्छा, कॉलम्स कैसे ऐड करने थे जी? मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ परसेंटेज से पहले एक बॉक्स मुझे खाली मिल जाए, पूरा कॉलम खाली मिल जाए, कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट, अच्छा इस पर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इस पर कर लेते हैं ई के बाद, राइट क्लिक, इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से करना है, सही है। उसके बाद ऑटो सम का फॉर्मूला पता है कि ऑटो सम का फॉर्मूला, सम क्या होता है, मैं मिसाल के तौर पे 10, 140, 160, 180 करा, मैंने रेंज सिलेक्ट करी, ऑटो सम में गया,
ये आपको क्या कर रहा है, मैं आपको वहां पे बताता हूँ। वापस देखें, यहाँ पे क्लिक करा मैंने बॉक्स में कि इस बॉक्स में इसका सम आ जाए। ऑटो सम क्या कर रहा है, सम लेकर आ रहा है। आप ऑटो सम पे जाएंगे, पूरी रेंज है इस तरीके से इसको सिलेक्ट करवा देंगे। सम का फॉर्मूला खुद ब खुद लग गया, मैंने कुछ करा है, कुछ करा था सम का, लिखा था सम, नहीं ना, तो खुद ब खुद लिख कर आ गया। आप एंटर मार दें तो देखें सम आ गया। नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, इसका सम उसने खुद ही कर दिया। अब मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाता था, एवरेज लिखना पड़ता था मुझे, वो भी नहीं करना पड़ेगा। ऑटो सम में आए, अरे ऑटो सम नहीं करना, एवरेज करना है। अच्छा देखिए, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सम का फॉर्मूला आएगा। मैंने डायरेक्ट क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ वापस। डायरेक्ट क्लिक करा, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, सम का। तो डायरेक्ट क्लिक के पे सम का फॉर्मूला आएगा। मुझे आइकन पे क्लिक करना है दूसरे फॉर्मूले लगाने के लिए। आइकन पे क्लिक करा, कौन सा आ रहा है, एवरेज पर आए, आ गया एवरेज लिखा हुआ। अब आप इसको रेंज बता दें बस, एंटर मारे आके 240 एवरेज। काम दोनों एक ही करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एवरेज नहीं लिखना पड़ रहा, उसमें लिखना पड़ रहा था। इसमें सिर्फ सिलेक्ट का काम है, और मैक्सिमम मिनिमम नीचे लिखा हुआ वो भी उसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ तक कोई सवाल आज के टॉपिक में?